Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Pius Maurya and we are discussing PT 360 Economics Current Affairs in this lecture series. So let's start. India Post Payment Banks. We will see here India Post Payment Banks. Post Payment Banks क्या है? ये जो है आप जो बैंकिंग की जो फैसिलिटीज होती हैं, सुविधाएं होती हैं, वो ग्राहक के दरवाजे पर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ऑफर्स करता है। और जो कंपनी एक्ट 2013 था, उसके तहत इसको जो है ले आया गया था। और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें 100% गवर्नमेंट की इक्विटी है, अंडर डिपार्टमेंट्स ऑफ द पोस्ट एंड इज गवर्न बाय आरबीआई। जिसको आरबीआई के द्वारा जो है शासित किया जाता है, गवर्न किया जाता है। और ये जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस जो गांव के लोग होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है। एंड ये एटीएम डेबिट कार्ड्स भी देता है। और इसमें जो है क्यूआर कोड बेस्ड बायोमेट्रिक कार्ड्स नहीं होता है। इंस्टीड ऑफ दिस इट प्रोवाइड्स एटीएम डेबिट कार्ड्स। पेमेंट बैंक जो है एक डिफरेंशिएट बैंक है, विभेदकारी बैंक। डिफरेंशिएट यानी विभेदकारी बैंक है। और ये कुछ लिमिटेड रेंज प्रोडक्ट्स ही ऑफर करता है। ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है लेकर के ले आया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसमें जिसका लक्ष्य ये है कि जो लोग बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं उनको जो है बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाए और उनको इसका लाभ पहुंचाया जा सके। और उनको एक तरीके से वो एडुकेट भी किया जाएगा बैंकिंग से लेकर के। और इसके इसको जो लाइसेंस दिया गया है वो सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दिया गया है। और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया जो कंपनी एक्ट है 2013 उसमें। और इसको एक शेड्यूल्ड बैंक्स का जो है आरबीआई के अंडर में एक शेड्यूल्ड बैंक का भी दर्जा दिया गया है। आरबीआई के अंडर में शेड्यूल्ड बैंक्स का भी दर्जा दिया गया है। और ये जो बैंक्स होते हैं पेमेंट बैंक्स, इन ये जो है किसके तहत आते हैं? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 and Foreign Exchange Management Act 1999 and Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961 के तहत आते हैं। जो और परंपरागत बैंक होते हैं उसके उस उनसे अलग जो है ये लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते हैं। और will have to deploy their funds in government paper and bank deposits। जो इनके फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट पेपर्स में या फिर बैंक डिपॉजिट में ही डिप्लॉय किया जा सकता है। अन्य जो पेमेंट बैंक्स दैट हैव स्टार्टेड ऑपरेशंस आर, कुछ और भी जो पेमेंट बैंक्स हैं जिन्होंने काम करना शुरू किया है उसमें से है एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड है। एंड पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है। तो ये पेमेंट बैंक्स होते हैं। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है? ये एक डेटाबेस है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रखता है, जो सभी जिसको जो इसके हितधारक होते हैं उन तक ये पहुंच सकते हैं। जो भी हितधारक होते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन तक उन तक पहुंचाई जाएगी। और इट विल कैप्चर ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन वन लार्ज डेटाबेस। एक ही डेटाबेस पर जो है सारे जो प्रासंगिक सूचनाएं हैं, जरूरी सूचनाएं हैं, वो मिलेंगी। इंडिविजुअल्स के लिए भी या कॉर्पोरेट बारोवर्स के लिए भी। उनको उनसे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको यहाँ पे डेटाबेस से लिया जा सकता है। और ये पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा मैनेज किया जाएगा। जैसे कि आरबीआई और जो लेंडर्स होंगे, ठीक है, जो उधार देने वाले लोग होंगे, विल हैव टू मैंडेटरली रिपोर्ट्स द लोन डिटेल्स। इस पे जो है अनिवार्य रूप से लोन्स के जो डिटेल्स है वो डालने होंगे। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है। वन लार्ज डेटाबेस है जहाँ पे जो है जो भी जरूरी सूचनाएं हैं ये क्रेडिट से लेकर के वो यहाँ पे मिलेंगी। ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, OSDT, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007
के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया था। और ये एक कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म है, शिकायतों का निवारण करने वाला तंत्र है। ठीक है, जिस जो डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े जो भी नॉन बैंक एंटिटीज हैं, लाइक मोबाइल हो गया, वॉलेट्स हो गया या यूपीआई हो गया, इससे जुड़े जो भी शिकायतें होंगी उनके निवारण के लिए ये ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन लेकर के आया गया है आरबीआई के द्वारा। बेसिकली कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर जो है 20 कैरेक्टर ग्लोबल रेफरेंस नंबर है। इसमें 20 नंबर्स होंगी, संख्याएं होंगी। ठीक है, जो G20 के द्वारा जिसमें सहमति बनी थी, 20 नंबर्स की ग्लोबल रेफरेंस नंबर होंगे। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है 20 संख्याओं की एक ग्लोबल रेफरेंस नंबर्स होंगे। और ये जो है सभी जो लीगल एंटिटीज हैं, वैधानिक जो निकाय है या ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में या फिर किसी भी ज्यूरिडिक्शंस में एक पार्टी होती है। ठीक है, उनको जो है पहचाना जा सकता है इसके माध्यम से, यूनिकली आइडेंटिफाइज। और इंटरनेशनली LEI is implemented by and maintained by the Global Legal Entity Identifier फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसका रख रखाव भी ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें जो है वो सारे वैधानिक निकाय या संस्थाएं होंगी जो किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या किसी भी ज्यूरिडिक्शन में एक पार्ट होगी, उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी होगा, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जो D10 जो G20 कैरेक्टर्स का एक ग्लोबल रेफरेंस नंबर है, और G20 में जिस पर सहमति बनी। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स मेथड्स, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स मेथड्स क्या है? It refers using equity money to restructure an institution's debt. ये जो इक्विटी होती है, इक्विटी भी एक शेयर के जैसा होता है, तो उसकी जो मनी होती है उसका प्रयोग करते हैं, और किसी भी संस्थान के जो ऋण होता है उसको एक तरीके से उसको पुनर्संरचना देते हैं, फिर से मतलब उसको एक रूप देते हैं। और जो बॉन्ड्स हैं वो सीधे सरकार के द्वारा इश्यू किए जा सकते हैं, जारी किए जा सकते हैं, या फिर जो होल्डिंग कंपनी है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ये जो री रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स मेथड है उसमें ये किसी इंस्टीट्यूशन की जो इक्विटीज बनी होती हैं उनको यूज किया जाता है उस बैंक के द्वारा जो ऋण लिया गया है उसको मैनेज करने के लिए। और जो उसके बॉन्ड्स होते हैं वो या तो सीधे गवर्नमेंट इश्यू कर सकती है, या फिर वो हेल्ड जो कंपनी है वो खुद से कर सकती है। और जो गवर्नमेंट होगा, ये जो बॉन्ड्स इश्यू करेगा, जारी करेगा, वो बैंक्स को जारी करेगा फॉर ए शेयर ऑफ बैंक्स इक्विटी, बैंक्स की जो इक्विटी होगी उसके शेयर के लिए। और जो एनुअल इंटरेस्ट होगा इन बॉन्ड्स पे, और जो प्रिंसिपल होगा ऑन रिडेम्पशन, वो गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो बॉन्ड्स होंगे वो बैंक्स के द्वारा बेचे जा सकेंगे। ठीक है, जब भी उनको पूंजी की जरूरत होगी तो वो बाजार में इन शेयर्स को बेच सकते हैं। implications ऑफ इशुएंस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स को जारी किए जाने का क्या implications है? एक तो गवर्नमेंट नीड नॉट रेज इमीडिएट टैक्स रेवेन्यू टू फंड माउंटिंग बिल्स ऑन बैंक रिकैपिटलाइजेशन। गवर्नमेंट को जो है तुरंत जो है कर से पैसे राजस्व इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, ताकि जो है जो बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसा लगेगा उसको गवर्नमेंट के द्वारा जो पे करने के लिए, और जिसका मतलब है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे भी कम मतलब दबाव पड़ेगा। जैसे पहले क्या टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पेयर्स से लेकर के पैसा जो है, जो बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन है, बैंक्स में पैसा डाला जाता है, मतलब उसको फिर से पूंजी पूंजी उसमें डाली जाती है, तो वो टैक्स का ही पैसा होता है। लेकिन अब जब बॉन्ड्स, गवर्नमेंट इन कंपनीज के बॉन्ड्स को सेल करेगी, तो इससे जो पैसा आएगा उसका प्रयोग रिकैपिटलाइजेशन बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन में किया जाएगा। बोरोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक
बैंकिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ मार्केट्स। और जो ये पैसा जो होगा वो सीधे बैंकिंग सिस्टम से लिया जाएगा, बाजार से नहीं लिया जाएगा, सीधे बैंकिंग सिस्टम से लिया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट कैन अवॉइड क्राउडिंग आउट प्राइवेट बोरोइंग्स और डिस्टॉर्टिंग मार्केट एल्स। जो ये प्राइवेट बोरोइंग्स और इस डिस्टॉर्टिंग मार्केट एल्स से रिलेटेड जो क्राउडिंग की प्रॉब्लम्स होती है, उसको गवर्नमेंट जो है अवॉइड कर सकती है। इट विल इम्प्रूव बैंक्स एसेट्स डेप्थ रेशियो। ये बैंक्स का जो एसेट डेप्थ रेशियो है, ठीक है, पर संपत्ति ऋण अनुपात है, उसको सुधार करेगा, उसमें सुधार करेगा। और इसमें सुधार होने से जो है, जो इक्विटी रेटिंग है स्टॉक मार्केट में बैंक की, उसमें भी सुधार होगा, जिससे कि जो प्राइवेट जो निजी शेयर होल्डर्स है, शेयर धारक होंगे, वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे। और however with no extra government borrowing, issuance of recapitalization bonds is unlikely to be inflationary in the nature। हाँ, हालांकि जो ये बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, ये मतलब मुद्रास्फीति इनके नेचर में मुद्रास्फीति हो सकती है, इसकी वजह से जो है थोड़ा मुद्रास्फीति की प्रॉब्लम्स हो सकती है। मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इंद्रधनुष प्लान, इंद्रधनुष प्लान क्या है? इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स विच इंक्लूड 7 एलिमेंट्स। बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित ये एक एम्ब्रेला स्कीम है। एम्ब्रेला स्कीम का मतलब इसके तहत जो है कई सारे एलिमेंट्स होंगे, और इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। एक अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट, पहले जब था चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों एक ही होते थे, तो ये दोनों पोस्ट को अलग कर दिया जाएगा, ताकि जो है इसमें पेशवर सॉरी प्रोफेशनलिज्म, या इसको आप बोल सकते हो कि और ज्यादा इसको पेशेवर बनाया जा सके। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों की पोस्ट अलग कर जाएगी, ठीक है, इंद्रधनुष प्लान के तहत। बैंक बोर्ड ब्यूरो में क्या हुआ? ए बॉडी ऑफ एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है, कुछ प्रतिष्ठित जो पेशेवर्स होंगे या फिर अधिकारी होंगे, उनकी उनकी एक उनका एक निकाय बनाया जाएगा, बॉडी बनाई जाएगी, उसको बैंक बोर्ड ब्यूरो बोला जाता है। और फंक्शंस में क्या क्या इसमें बदलाव किया जाएगा? जो हेड्स हैं, जो जो इनके मुख्य अधिकारी होंगे, उन उनके सिलेक्शन के लिए कुछ रिकमेंडेशन ये है। हेल्पिंग बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स, बैंक्स को जो है हेल्प दिया जाएगा ताकि वो रणनीति और योजनाएं बना सके। एडवाइसिंग बैंक्स ऑन स्ट्रेटजीज ऑफ कंसोलिडेशन, जो है बैंक्स का जो कंसोलिडेशन होगा, समेकन होगा, ठीक है, उसमें उस बैंक्स को सलाह दिया जाएगा। कैपिटलाइजेशन बाय इन्फ्यूजिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल को इसमें जारी करके जो है कैपिटलाइजेशन किया जाएगा। डी स्ट्रेसिंग का मतलब होता है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, हमने पीछे बात किया था कि ये उन कंपनीज को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कहा जाता है, जो नॉन जो एनपीएज होती हैं, इनको लेकर के बैंकों से इनका रिकंस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है, बैड लोन्स का रिकंस्ट्रक्शन करती हैं। तो जो ये एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगी, एंड एस्टेब्लिश्ड ऑफ द 6 न्यू डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, और 6 नए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स ये गठित किए जाएंगे, और एसेट्स जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनको और मजबूती प्रदान किया जाएगा। तो 6 न्यू डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स गठित किए जाएंगे। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, non-interference in the functioning of the public sector banks and encouraging them to take decision independently। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें अगर इंटरफियर नहीं किया जाएगा, तो जो है उनके फंक्शनिंग में इंटरफियर नहीं किया जाएगा, तो वो डिसीजन जो है स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं, और इसी को बढ़ावा देने के लिए उनको उनको सशक्त किया जा रहा है इस इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है उसके तहत। फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के लिए एक जो है ढांचा, थ्रू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर स्टेट रन पीएसपीज। गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या होंगे? ज्ञान संगम होगा, ठीक है, एक कॉन्क्लेव ऑफ
PSBs and financial institution attended by all major stakeholders। जो ज्ञान संगम होगा उसमें एक कॉन्क्लेव होगा, एक सम्मेलन टाइप का होगा जिसमें सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो वित्तीय संस्थान हैं, ठीक है, और जो भी उनमें जो हितधारक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी। ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी क्या है? ब्रिंग्स ऑल ब्रांचेस एंड फिक्स्ड बिजनेसेस कॉरेस्पॉन्डेंस आउटलेट्स अंडर डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स। जो भी ब्रांच होंगी, ठीक है, या जो निश्चित बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आउटलेट्स होंगे, उन सबको जो है बैंकिंग आउटलेट्स के अंदर लेकर के आया जाएगा, ठीक है। और बैंकिंग आउटलेट्स जो है इज ए मैन्ड सर्विस डिलीवरी पॉइंट। एक जो है मैन सर्विस डिलीवरी पॉइंट होगा विच इज ओपन फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स अ डे, जो दिन में 4 घंटे के लिए एक खोला जाएगा और 5 जो है डेज के लिए वीक में खोला जाएगा। और ये इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज डिपॉजिट इन कैशिंग चेक्स, कैश विथड्रॉवल एंड लेंडिंग। ऐसी जो है सेवाएं ये बैंक ऑथराइजेशन पॉलिसी के तहत जो बैंकिंग आउटलेट्स होंगे ये प्रोवाइड कराएंगे। पैसे जमा कर सकते हैं आप, ठीक है, चेक से पैसे निकाल सकते हैं, या फिर आप पैसे निकाल सकते हैं, उधार ले सकते हैं। और ये जो है मैंडेटेड बाय द बैंक्स ओपन 25% ऑफ दीज आउटलेट्स इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। जो ये मैंडेटेड इनको किया गया है, मतलब इनको ये बोला गया है कि जो बैंक्स खुलते हैं उसका 25% आउटलेट्स जो होगा वो उन क्षेत्रों में खोला जाएगा जहाँ पे या तो बैंक नहीं है या फिर जो रूरल सेंटर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे। फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस FRDI बिल 2017। और ये जो है बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनियों पर, बैंकों पर और शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस पर या डिपॉजिटरीज पर ये लागू होता है। पेमेंट सिस्टम NBFCs एंड देयर पेरेंट कंपनी, ठीक है, उनके जो मालिकाना हक वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर, NBFCs के भी मालिकाना हक वाली कंपनीज होती हैं जहां से वो फाइनेंस लेती हैं, उनके ऊपर जो है फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस FRDI बिल लागू होगा। एंड ये एक जो है रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन स्टेब्लिश करता है, जो वर्तमान में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है DICGC, उसकी जगह पर एक रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन जो है बनाया जाएगा। और जो रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन होंगे वे जो मार्केट के फेल हो जाने पर, मार्केट के ढह जाने पर जो है जो फाइनेंशियल फर्म्स होंगी, ठीक है, उन उनकी देख रेख करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। और ये जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है एक निश्चित सीमा तक जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो भी देंगी अगर बैंक फेल हो जाते हैं। तो एक निश्चित सीमा तक जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस देंगी। और ये कुछ ऐसे समाधान के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोवाइड कराएंगी, जैसे कि मर्जर, यानी कि एक दो बैंक्स या को मर्ज करके या फिर उनको बेच करके, बेल इन, ब्रीज इंस्टीट्यूशन, रन ऑफ एंटिटीज और इंश्योरेंस। तो कुछ ऐसे जो है रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी ये देते हैं। और ये जो है बेल इन क्लॉज जो होता है, एक स्पेसिफाइड दैट, इसमें ये विशेषीकृत किया गया है कि जो बेल इन क्लॉज है वो केवल तभी प्रयोग किया जाएगा अगर जो क्रेडिटर है, ठीक है, जो लोन देने वाला है, क्रेडिट करने वाला है, उसने अपनी सहमति दी है, तभी जो है इसको यूज किया जाएगा। और इसमें एक कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति के लिए भी प्रावधान होगा अगर वो जो है इन इन नॉर्म्स को फॉलो करने में फेल हो जाते हैं, तो उनको क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी। बेल इन क्लॉज, बेल इन क्लॉज क्या है? अंडर दिस RC कैन इंटरनली रीस्ट्रक्चर फर्म्स डेट। जो बेल इन क्लॉज के अंदर ये है कि जो RC होगी, रिजोल्यूशन जो कॉर्पोरेशन होगा, ये जो किसी फर्म्स के अंदर जो ऋण होगा
जो उधारी होगी उसकी, उसको उसके अंदर ही उसको रीस्ट्रक्चर कर सकता है, उसकी पुनर्संरचना कर सकता है। कैसे कर सकता है पुनर्संरचना? जो क्रेडिटर्स को जो है, क्रेडिटर्स को जो है, जो 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 जिम्मेदारियां या दायित्व हैं फर्म्स के, उनको कैंसिल करके, क्रेडिटर्स के प्रति जो जिम्मेदारियां या दायित्व हैं उनको कैंसिल करके, ठीक है, एंड कन्वर्टिंग इट्स लाइबिलिटीज इनटू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, या जो इनकी देन जो लाइबिलिटीज हैं, दायित्व हैं, देनदारियां हैं, उनको किसी और भी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट में बदल करके, जैसे कि कन्वर्टिंग डेप्ट इनटू इक्विटी, जो डेप्ट है या उसको इक्विटी में बदल करके, ठीक है, ये इस तरीके से जो है इंटरनली फर्म्स की जो किसी डेप्ट है उसको इंटरनली रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इट इज it is different from the bailout, where public funds are used to inject capital into all aligned companies। ये जो है बेल आउट जो होती है, जो राहत जारी किया जाता है, उससे अलग है, जहाँ पे पब्लिक फंड्स जो होते हैं, जो भी सारी कंपनियां हैं उनमें उनमें जारी किया जाता है। जो बेल आउट्स होते हैं उसका फायदा सारी जो अलाइन कंपनियां होती हैं उनमें फंड्स डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। और इसमें क्या है कि जो कंपनी है उसको स्ट्रक्चरल मतलब उसके अंदर कुछ सुधार करके जो है उसको फिर से काम के लायक बनाया जाता है। ब्रीज इंस्टीट्यूशंस क्या है? व्हाट इज ब्रीज इंस्टीट्यूशन? It is a breeze servicing provider, a company limited by shares created by corporation for purpose of resolving a specified service provider। ये एक कंपनी लिमिटेड है जो शेयर्स के द्वारा बनाई जाती है, और ये ब्रीज सर्विस प्रोवाइडर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और जो कॉरपोरेशन फॉर पर्पस, जो कॉरपोरेशन है, जो रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा ही बनाया जाता है। और इसमें जो है कुछ जो विशेषीकृत सेवा प्रदाता होते हैं उन उनके कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। रन ऑफ इंटाइटी क्या होता है? एंड इंश्योरेंस इंटाइटी अंडर रिजोल्यूशन, इट क्लासिफाइड एज रन ऑफ इंटाइटीज टू allow present insurance policies to run to their expiration dates। डिफरेंशिएट बैंक्स या निके बैंक्स क्या होते हैं? जो डिफरेंशिएट्स बैंक होते हैं, यानी कि हमने इसको हिंदी में अगर बोलोगे तो विभेदकारी बैंक इसको कह सकते हो। और ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो कुछ जो जनसंख्या के कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जनसंख्या का कुछ ऐसा डेमोग्राफिक पार्ट्स होता है, ठीक है, उनकी जरूरतों के अनुसार काम करते हैं, यानी पूरी जनसंख्या पे नहीं। विभेदकारी का मतलब होता है, डिफरेंशिएटेड मतलब होता है कि कुछ जो है विभेदकारी ऐसी कुछ किसी लोगों की कुछ लोगों की जरूरतें जो है डिफरेंस होती हैं, कुछ लोगों की जरूरतें डिफरेंस होती हैं, मतलब लोगों की एक जरूरतें एक समान नहीं होती हैं, वो बदलती रहती हैं। तो उसके अनुसार ही रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे बैंक जो है which could be I'm so sorry, differentiate on account of capital requirements, scope of activities। ठीक है, जो पूंजी की उनकी आवश्यकताएं होती हैं या गतिविधियों की जो स्कोप्स होते हैं उस रीजन में, उससे जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उस पे वो विभेद करते हैं। और देखा जाए तो अगर जो जो ये डिफरेंशिएट बैंक्स का आइडिया है वो नचिकेता मोर कमेटी के द्वारा आया था, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत लेकर के आया गया था। फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें क्या होता है कि जो जो भी सेक्टर्स फाइनेंस, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है, जो भी सेक्टर्स वित्तीय सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं उनको इसमें लेकर के आने का एक दृष्टिकोण होता है। और इसको जो है पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स में बांटा जा सकता है, या फिर रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स जो होलसेल के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस,
WLTF बैंक्स, ETC, इन सब में बांटा जा सकता है। होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक्स फोकस प्राइमरीली ऑन लैंडिंग। जो होलसेल होलसेल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो जो है लैंडिंग से फोकस करते हैं टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स एंड स्मॉल मीडियम एंड कॉर्पोरेट बिजनेसेस, इस पे फोकस करते हैं। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होते हैं? ये इनको जो है टू बिग टू फेल, TBTF के रूप में भी इनको जाना जाता है, टू बिग टू फेल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो साइज होता है, इनके जो क्रॉस जुरिडिक्शनल एक्टिविटीज होती हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और जो लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट इनके विकल्प नहीं होते हैं या इंटरकनेक्शन होता है, उसके कारण जो है इनको कहा जाता है कि वो इतने बड़े हैं, ये फेल नहीं हो सकते हैं। तो बैंक्स हुज एसेट कॉस्ट, ऐसे बैंक्स जिनके जो एसेट्स हैं, जो इनकी परिसंपत्तियां हैं, वो GDP के 2% से ज्यादा होती हैं, वो DSIB के रूप में जाने जाते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ऐसे बैंक्स जो बहुत बड़े होते हैं, लाइक उनके फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं, जैसे SBI हो गया, ठीक है। उनकी जो संपत्ति होती है, पर संपत्ति वो 2% GDP से ज्यादा होती है, GDP के 2% से ज्यादा होती है। और अगर ये बैंक फेल होते हैं तो दे कैन हैव ए डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी, और इनके फेल होने से जो है पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा सकती है। जैसे कि सब प्राइम संकट जो अमेरिका में 2008 में आया था, तो उसमें में कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई थी। एंड दे आर क्लोजली मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल बैंक, इस केंद्रीय बैंक के द्वारा इनको इन पर निगरानी रखी जाती है। एंड टू इंश्योर देयर बेटर फंक्शनिंग, इनके जो है अच्छा काम करने को वो है, इनकी जो अच्छी का इसका कामकाज अच्छा चलता रहे, इसके लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा इनको मॉनिटर किया जाता है। एंड दे प्रिवेंट इंडल्जेंस ऑफ सच बैंक्स इन एनी ग्रे एरिया सच एज मनी लॉन्ड्रिंग etc। जो ये जो सेंट्रल बैंक्स की मॉनिटरिंग होती है, वो इनको किसी भी ऐसे ग्रे एरियाज में, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे जो एरियाज हैं, इनमें शामिल होने से रोकती हैं। और ये डोमेस्टिकली आइडेंटिफाइड जो होती हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती हैं, देश के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, एंड ग्लोबली बाय द बेसल कमेटी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देखा जाए अगर, तो जो ग्लोबल बेसल कमेटी बैंकिंग सुपरविजन होता है, उसके द्वारा इनको पहचाना जाता है। नाउ वी विल सी हियर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेक्टर जिनको जो है जिनको प्राथमिकता दी जाती है अर्थव्यवस्था में, जो स्पेशल डिस्पेंशन की कंडीशन में जिनको जो है टाइम पर या फिर पर्याप्त जो है क्रेडिट नहीं मिल पाता है, तो if it refers to those sectors of economy which may not get timely adequate credit in absence of this special dispensation, ठीक है, जिनको पैसे टाइम पे नहीं मिल पाते हैं और या क्रेडिट नहीं मिल पाता है। और इनके इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स आते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी आदि इनके अंदर आते हैं। अब जो है इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स क्या है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे एक बार। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स या PSLC क्या होते हैं? ये जो है एक ट्रेडेबल, व्यापार किए जाने योग्य सर्टिफिकेट्स होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं, जो जो प्रायोरिटी सेक्टर्स के ऋण होते हैं, जो बैंकों के प्रायोरिटी सेक्टर्स के ऋण होते हैं, उनके विरुद्ध जारी किए जाते हैं, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स। और इससे क्या होता है कि जो बैंक होते हैं वो अपना विशेष जो एक निर्धारित लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। एंड सब टारगेट्स फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन इवेंट्स ऑफ शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल की कंडीशन में जो है ये इसको सब टारगेट्स करते हैं प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग्स को। ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग RRB, जो भी शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक हैं जिसमें जो है RRB को भी शामिल किया गया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, और जो बैंक्स जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, ठीक है, लोकल एरिया बैंक्स होते हैं, वो PSLV ट्रेडिंग के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इट कैन बी आस्क्ड।
तो अभी हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच।